नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सबका आपके अपने YouTube परिवार MJ क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं और ये 4 नंबर का प्रश्न है। और इस प्रश्न में आपको 3 कवि के नाम दिए रहेंगे और बोलेगा किसी एक कवि का जीवन परिचय, कृतियाँ और भाषा शैली संबंधित सारी चीज़ों को लिखना रहेगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग आज का एक टॉपिक लेते हैं महादेवी वर्मा, जो कि आपके ये लगभग हर एक साल आपका आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, यह महादेवी वर्मा, क्योंकि इनका जो जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय है लगभग हर साल आता है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे समझिए, नोट्स बना लीजिए और इसको एग्ज़ाम में लिख करके अपना 4 नंबर पूरा 100% सिक्योर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय जब लिखते हैं तो सबसे पहले आपको उनका हेडिंग लिखना पड़ेगा, जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ। इसके अंतर्गत हम लोग को क्या क्या लिखना रहेगा, उन्होंने अपने छोटे से लाइफ इंटरवल में जो जो किया था, कब जन्म हुआ था, कब विवाह हुआ था, माता पिता का नाम क्या था, शिक्षा कहाँ से की और इनका निधन कब हुआ, ये सारी बातें हम लोग उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए महादेवी वर्मा का जन्म फ़ारुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है कि एक प्रतिष्ठित शिक्षित कार्यस्थ परिवार में वर्ष 1907 में हुआ था। ये बात याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कहाँ पर? फ़र्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, इनकी माता हेमरानी हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवित्री थी। यानी इनकी जो माता है वो भी क्या थी? कवित्री थी। नाना व माता के गुणों का प्रभाव ही महादेवी जी पर पड़ा। यानी इनके अंदर जो भी गुण थे वह उनके नाना और माता की वजह से ही आया। क्यों? क्योंकि वो हिंदी और संस्कृत के ज्ञाता लोग थे, इसलिए इन्होंने उनसे सीखा। ठीक है, 9 वर्ष की छोटी आयु में ही विवाह हो जाने के बावजूद इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। आपको ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि जो इनका जो शादी हुआ था वो 9 वर्ष में ही हो गया था, लेकिन उसके बावजूद ये क्या थी? अपना अध्ययन यानी पढ़ाई जारी किया था। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए। महादेवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। मतलब दाम्पत्य का मतलब जो घर चलाने वाला होते हैं वो हस्बैंड या फिर ससुराल वाला माहौल उतना अच्छा नहीं रहा था इनका। आगे पढ़ते हैं। विवाह के बाद इन्होंने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। उन्होंने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की। इनकी उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग मतलब इलाहाबाद की बात हो रहा है। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। एक चांद पत्रिका इन्होंने पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, भूलिएगा नहीं। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद वर्ष 1933, ये बात भूलिएगा नहीं। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो वर्ष होते हैं वर्ष आपका याद रखना पड़ेगा। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद वर्ष 1933 से प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य पद हेतु सुशोभित किया गया। यानी इन्होंने काम किया किस पे? एज अ प्रिंसिपल। कहाँ का? प्रयाग महिला विद्यापीठ आपका इलाहाबाद में है। ठीक है, कॉलेज है। उनको वहाँ पर प्रधानाचार्य का उपाधि दिया गया। ठीक है, इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शेख सरिया, ये नाम याद रखिएगा, शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद। देखिए मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से नोटपैड में लिख लीजिएगा। शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भूलिएगा नहीं। वर्ष 1983 में इन्हें भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा? भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, यामा नामक कृति पर द्वारा सम्मानित किया गया था। क्लियर है? भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित। आपको पता है कि यह पद्म भूषण से सम्मानित थी। तो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित इस महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 को हो गया। तो देख रहे हैं, इस हम लोग पूरे टॉपिक में हमने क्या जाना, क्या क्या लिखना रहेगा। कोई भी रहेगा, चाहे किसी भी लेखक का हो,
आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये लिखना है कि उनका जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, कहाँ हुआ था, इनकी माता पिता का नाम क्या था, और इन्होंने छोटे से जो इंटरवल में क्या क्या कितनी पढ़ाई की, क्या क्या किया, ठीक है। और इनको अगर कोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो वो पुरस्कार लिखना है। और लास्ट में क्या लिखना है आपको उनका, कि उनका स्वर्गवास कब हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे समझते हैं। अब देखिए, हम लोग जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियों के बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा हेडिंग, वो क्या होगा, साहित्यिक गतिविधियाँ, ठीक है, भूलिएगा नहीं, साहित्यिक गतिविधियाँ आपको हेडिंग डालनी है। और इसमें आपको उन्होंने जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको बिल्कुल संक्षेप में समझाना रहेगा, ठीक है। छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि महादेवी वर्मा का नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण एवं भावुकता होने के कारण उनके काव्य में रहस्यवाद, वेदनावाद, अलौकिक प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा की चांद्र पत्रिका में रचनाओं के प्रकाशन के पश्चात उन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यानी ये जो फेमस वाला होता है, जैसे कोई फिल्म स्टार है, कोई मूवी करके फेमस होता है, वैसे ही जो लेखिका होते हैं या लेखक होते हैं या फिर कवि होते हैं या कवित्री होते हैं, उनका कोई पत्रिका होता है जो अच्छा रहता है, लोग उनको पढ़ते हैं, तो उस पत्रिका के थ्रू उनका भी नाम होता था पहले, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि जो महादेवी वर्मा जी है, इनकी जो चांद नामक पत्रिका थी, वहाँ से ये फेमस हो गई, ये क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई थी। तो इनका साहित्यिक गतिविधि कैसे हुआ, उसमें आपको यही लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इनके अगले पॉइंट पे चलते हैं जो हम लोग को लिखना रहेगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कृतियाँ। अच्छा, कृतियाँ का मतलब क्या होता है? कृतियाँ का मतलब ये होता है कि इन्होंने जो जो चीज़ लिखी हैं आपको वो सारी चीज़ें लिखनी रहेंगी, ठीक है। तो देखिए, इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह निहार है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। प्रथम जब रहता है तो उसको याद कर लीजिएगा कि जो महादेवी वर्मा जी है, इनका प्रथम जो प्रकाशित काव्य संग्रह है वो क्या है, निहार है, ठीक है। आगे देखते हैं। रश्मि संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, रश्मि जो संग्रह लिखा है इन्होंने, उसमें आत्मा और परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित है। निर्जा में प्रकृति प्रधान गीत संकलित है। संध्य गीत के गीतों में परमात्मा से मिलने का आनंदमय चित्रण है। दीप शिखा में रहस्य भावना प्रधान गीतों को संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। यामा में इनके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो एक बात तो समझ में आ रही है आपको कि सर जो कृतियाँ होता है, कृतियों में क्या करना है, इनका जो भी संग्रह है या इन्होंने जो लिखा हुआ है उनके बारे में आपको अच्छे से समझाना है कि वो क्यों फेमस है। दैट मीन्स जो उन्होंने लिखा हुआ है, जो भी स्टोरी लिखी हुई है, उनमें क्या क्या ख़ास बात है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या बताया बच्चा, पहले में आपको क्या हमने लिखना सिखाया कि जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ लिखना है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखना है, साहित्यिक गतिविधियाँ लिखना रहेगा। और थर्ड वाले पार्ट में हमको कृतियाँ लिखना रहेगा। ये हमने 3 पॉइंट समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग इसके चौथे पॉइंट को समझते हैं। अब देखिए जो चौथा पॉइंट है, इसमें हमको काव्यगत विशेषताएँ लिखनी है। अब ये देखो, काव्यगत जो विशेषताएँ हैं वो हमको 2 प्रकार से मिलनी है, ठीक है। एक होता है भाव पक्ष, ठीक है, और एक होता है कला पक्ष। भाव पक्ष में जो उनके अंदर से भाव आता है वो, और जो कला, ठीक है, कला के पक्ष में जो चीज़ें आती हैं वहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग भाव पक्ष की बात करते हैं। भाव पक्ष में पहला पॉइंट क्या है, अलौकिक प्रेम का चित्रण। महादेवी वर्मा के संपूर्ण काव्य में अलौकिक ब्रह्म के अति प्रेम का चित्रण हुआ है। वही प्रेम आगे चलकर इनकी साधना बन गया। इस अलौकिक ब्रह्म के विषय में कभी तो इनके मन में मिलन की प्रबल भावना जागृत हुई है, तो कभी रहस्यमयी प्रबल जिज्ञासा प्रकट हुई है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके हम लोग सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, रहस्यमकता, ठीक है, रहस्यमकता। अब हम लोग इसको देखते हैं। आत्मा के परमात्मा से मिलन के लिए बेचैनी इनके काव्य में प्रकट हुई है।
आत्मा से परमात्मा के मिलन के सभी सोपानों का वर्णन महादेवी वर्मा के काव्य में मिलता है। मनुष्य का प्रकृति से तादात्म्य, प्रकृति पर चेतना का आरोप, प्रकृति में रहस्यों की अनुभूति, असीम सत्ता और इसके प्रति समर्पण तथा सार्वभौमिक करुणा आदि विशेषताएं इनके रहस्यवाद से जुड़ी है। इन्होंने प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोपण करके उससे आत्मीयता स्थापित की। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है? वेदना भाव। महादेवी के काव्य में अभिव्यक्त वेदना में साधना, संकल्प एवं लोक कल्याण की भावना निहित है। वेदना इन्हें अत्यंत प्रिय है। इनकी इच्छा है कि इनके जीवन में सदैव अतृप्ति बनी रहे। इन्होंने कहा है, मैं नीर भरी दुख की बदली। इन्हें आधुनिक मीरा की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, इनको आधुनिक जो हमारा आधुनिक जीवन है, ठीक है, जैसे मीरा क्या कृष्ण की दीवानी थी, वैसे ये भी भगवान की दीवानी, लेकिन इसलिए इनको हम लोग आधुनिक मीरा भी दिया गया इनको नाम। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला हम लोग का पॉइंट क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रकृति आलंबन, उद्दीपन, उपदेशक, पूर्व पीठिका आदि रूपों में प्रस्तुत की हुई है। इन्होंने प्रकृति में विराट की छाया देखी है। छायावादी कवियों के समान ही इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। सुंदर रूप को आदि प्रकृति के सुंदर चित्र खींचने में महादेवी जी की समानता कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके लास्ट पॉइंट जो कि क्या है? रस। महादेवी जी के काव्यों में श्रृंगार के दोनों पक्षों, वियोग और संयोग के साथ करुण एवं शांत रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। तो देखिए, ये हम लोग का जो टॉपिक था वो क्या था? भाव पक्ष। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कला पक्ष। ये जो टॉपिक किस में लिखेंगे? काव्यगत विशेषताओं में लिखेंगे। ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग कला पक्ष की बात करते हैं। तो कला पक्ष में पहले हमको क्या करना है? पहला पॉइंट में भाषा लिखना है। महादेवी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इनकी भाषा स्निग्ध एवं प्रांजल प्रवाह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। कोमलकांत पदावली ने भाषा को अपूर्व सरलता प्रदान की है। सेकेंड पॉइंट में इनकी शैली है। इनकी शैली मुक्तक गति काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली है। ये शब्दों को पंक्तियों में पिरोकर कुछ ऐसे ढंग से प्रस्तुत करती हैं कि उनकी मौतिक आभा एवं संगीतात्मक गूंज सहज ही पाठकों को आकर्षित कर लेती है। सूक्ष्म प्रतीक एवं उपमान। महादेवी जी के काव्य में मौजूद प्रतीकों, रूपों एवं उपमानों की गहराई तक पहुँचने के लिए आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं अद्वैत दर्शन की एक डुबकी अपेक्षित होगी, अन्यथा हम इनकी अभिव्यंजना के बाधिक रूप को तो देख पाए, किंतु इनकी सूक्ष्म आकर्षण शक्ति तक पहुंचना कठिन होगा। तो चलिए इसके हम लोग चौथे पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? लाक्षणिकता। ठीक है, लाक्षणिकता की दृष्टि से महादेवी जी का काव्य बहुत प्रभावशाली है। इन्होंने अपने गीतों के सुंदर चित्र अंकित किए हैं। कुशल चित्रकार की भांति इन्होंने थोड़े शब्दों से ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। पांचवी बात हम लोग छंद की करते हैं। छंद। महादेवी जी ने मांत्रिक छंदों में अपनी कुछ कविताएं लिखी हैं, परंतु सामान्यतः विविध गीत छंदों का प्रयोग किया है, जो इनकी मौलिक देन है। इन्होंने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। तो इसकी हम लोग लास्ट पॉइंट जो कि अलंकार है इसको देखते हैं। इन्होंने उपमा रूपक, श्लेष, मानवीकरण, सांग रूपक, रूपकातिश, योक्ति, ध्वन्यर्थ, व्यंजना, विरोधाभास, विशेषण, विपर्य आदि अलंकारों का सहज रूप में प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हम लोग का कला पक्ष, भाव पक्ष यानी काव्यगत विशेषताएं समाप्त हो गई। और इसके बाद हम लोग इसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक और वो है साहित्य में स्थान, तो उसकी बात करेंगे। ये हमारा सबसे आखिरी में आपको लिखना है। ठीक है,
तो वो कैसे लिखेंगे, महादेवी वर्मा छायावादी युग की एक महान कवित्री समझी जाती है। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अद्वितीय है। सरल कल्पना, भावुकता एवं वेदनापूर्ण भावों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। कल्पना के अलौकिक हिंडोले पर बैठकर इन्होंने जिस काव्य का सृजन किया वह हिंदी साहित्याकाश में ध्रुव तारों की भांति चमकता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज का टॉपिक बेहद अच्छा लगा हो। आप इसका नोट्स बना लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। रस और अलंकार मैंने आपको बता दिए थे, 2 उधर 4 नंबर, 4 4 8 नंबर हमने तैयार कर लिया। बचा कितना, 92 नंबर। हालांकि इसमें 2 मैं और टॉपिक आपको बताऊँगा जो कि जीवन परिचय ही है, तो अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। और आपका जो टारगेट है 90+ उसको अचीव हम लोग को करके रहना है और उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स का भी परसेंटेज अच्छा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।